20 वर्षों से नीतीश सरकार है। 20 वर्ष पुरानी बात करके आज का जस्टिफाई करना ये जनता को मूर्ख समझने के बराबर है। कहाँ है बिहार की, और सही मायने में सुशासन होगा और सही मायने में विकास होगा जो ले जाना है। और एक तरफ में मुकेश सहनी जी हैं और एक युवा जोड़ी है तेजस्वी जी के साथ है। सरकार चला रहा है एक टायर्ड सीएम और रिटायर्ड अफसर। देखिए, हमें नहीं लगता है, चिराग पासवान एक टैलेंटेड युवा हैं, इससे मैं यकीन रखता हूँ। उनके पास भी वोट ट्रांसफरिंग कैपेसिटी है, इससे मैं यकीन रखता हूँ। लेकिन चिराग पासवान के साथ अन्याय हुआ किया एनडीए वालों ने। देखिए, बुमरैंग कर सकता नहीं, कर रहा है। आज के दिन में नीतीश जी के हरकतों के कारण पूरे हिंदुस्तान में बिहारियों को हंसी का पात्र समझा जाता है। ये देखो, इसका ये मुख्यमंत्री ऐसा करता है, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री ने ही नाम दिलवाया, वही बदनाम करवा रहे हैं और हम हंसी के पात्र हैं उनके हरकतों से। उस हरकत का कोई भी किसी तरह का कोई लॉजिक नहीं हो सकता, जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता उसका। है कि तेजस्वी यादव आज के दिन में नौकरी का पर्याय बन चुके हैं। अब राजनीतिक कारणों से लोग अपना वो शिकार करें, वो अपनी अलग से बात, राजनीतिक तीरंदाजी चलता रहेगा, लेकिन ये पर्याय बन चुके हैं। उन्होंने देखा है कोई मेजर उन पर घोटाले का चार्ज नहीं है कि फ्रस्ट्रेशन में और हताशा में एनडीए के लोग राजनीति को किस स्तर तक ले जा रहे हैं, उस पर तो मेरी कोई टीका टिप्पणी भी बनना करना भी हमें लगता है हमारे स्टैंडर्ड से बाहर है। नमस्कार मित्रों, द पॉलिटिकल पंडित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिव पूजन झा और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान। आप जाने माने चिकित्सक हैं, आई सर्जन हैं, डॉक्टर सुनील सिंह। बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। और एक परिचय और है इनका, इन्होंने वीआईपी पार्टी ज्वाइन की है। इसके पहले ये जदयू में थे और आज इनसे हम बिहार के राजनीतिक हालात पर क्या परिदृश्य निकल करके आएगा 2025 में, उस पर हम इनसे चर्चा करेंगे। तो सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका अपने स्टूडियो में, अपने चैनल में पॉलिटिकल पंडित पे। और एक खास बात है, पॉलिटिकल पंडित में जो है लोग हमारे साथ जुड़ करके अपनी राय भी देते हैं हर डिस्कशन के बाद, और सवाल भी अपने रखते हैं। तो अगली बार जब भी आप स्टूडियो में आएंगे तो इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट के बाद जो उनके सवाल होंगे वो सवाल का जवाब हम आपसे ज़रूर लेंगे। एक आग्रह आपसे भी है कि खुल करके अपने सवाल किया करें। हम आपके सवालों को पढ़ते हैं और जो भी राजनेता यहाँ पर आएंगे, जितने भी नेता यहाँ पर आएंगे या फिर पॉलिटिकल एनालिस्ट आते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट आते हैं, उनसे हम वो सवाल ज़रूर करेंगे। एक गुजारिश भी हम आपसे करना चाहते हैं कि चैनल पे आप नए आए हैं तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्रों से भी करवाएं, क्योंकि बिहार के चुनाव पर राजनीति जैसे जैसे करवट लेती जाएगी हम सटीक विश्लेषण आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो यही सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि मुकेश सहनी इज हॉट इन डिमांड, ही इज सेलिंग लाइक अ हॉट केक। कारण क्या है, राज क्या है? अब देखिए, पिछले चुनाव में हमने देखा था कि ऐसी तस्वीरें काफ़ी वायरल हो रही थी कि मछली खा रहे हैं तेजस्वी यादव के साथ, हेलीकॉप्टर में लगातार दौरा कर रहे हैं, ऑरेंज दिखा रहे हैं, उस पर भी राजनीति हो गई उसके भगवा कलर को लेकर के। मुकेश सहनी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन करके उभरे हैं। और मैं इसको अगर थोड़ा सा तुलना करूँ, थोड़ा सा अतीत में जाऊँ, तो पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि मुकेश सहनी कैसे बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठ गए तो उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव ने छुरा घोंपा है, कि सीट बंटवारे में उनको एक रिस्पेक्टेबल नंबर नहीं मिला था। लेकिन इस बार तो मांगे पहले से उठनी शुरू हो गई हैं वीआईपी पार्टी के अंदर से कि 60 सीटें के आसपास मिल जाए, उप मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इतनी जो मतलब मुकेश सहनी की कहिए कि एक तरफ मैं कह सकता हूं कि एम्बिशन उनका बढ़ा है, और मुझे लगता है कि दोनों ही जो घटक दल हैं, एनडीए की बात कर लूँ या महागठबंधन की बात करूँ, दोनों के लिए बहुत एक्सेप्टेबल दिख रहे हैं मुझे मुकेश सहनी। आप कुछ राज फास्ट करेंगे? देखिए, मुकेश सहनी जी या एमएस फैक्टर बिहार की राजनीति में वही पिवट कह लें, फलक्रम कह लें, आज की राजनीति में सेंटर पॉइंट वही है, यूं ही नहीं है। देखिए, निषाद समाज वर्षों से उपेक्षित था। वो 9.65% जाति जनगणना के आधार पर है, बट वास्तविकता में कहीं ज़्यादा है। उसके लिए स्ट्रगल किया मुकेश सहनी जी ने, और आज निषाद समाज पूरी तरह से उनके साथ खड़ा है। और मुकेश सहनी जी में एक बिहार के एकाध नेता ही हैं जिनके पास वोट ट्रांसफरिंग कैपेसिटी है। मुकेश सहनी जी एक हैं और वो कनेक्ट किए निषाद समाज के लिए लड़े हैं, तो सारे निषाद समाज वहाँ वोट देंगे जहाँ कि वो रहेंगे। ये बात बिहार की जनता को मालूम
चल गई है, बिहार के अन्य पॉलिटिकल पार्टी को मालूम चल गई है। और इसके साथ ही मुकेश सहनी जी का जो व्यक्तित्व रहा, देखिए 900 रुपये प्रति माह पर काम करने वाला व्यक्ति इस मुकाम पर पहुंचा है, तो कितने तरह के एक्सपीरियंस लेके आया है, कितने तरह का संघर्ष किया है। इमर्ज्ड फ्रॉम द ग्रास रूट। कोई फैमिली बैकग्राउंड तो ऐसा नहीं था उनका कि मतलब कहते हैं कि पिताजी बड़े नेता हैं तो आराम से उनकी कुशनिंग हो जाए, पैराशूट ड्रॉपिंग हो जाए, जो आरोप अक्सर तेजस्वी यादव पर लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। विच मीन्स कि मतलब प्रॉपर वो अपने होमवर्क करके पहुँचे हुए हैं, वो संघर्ष किए हैं और उनके पास प्रैक्टिकल टिप्स, प्रैक्टिकल फॉर्मूले हैं कि बिहार को कैसे प्रगति के पथ पर ले जाएंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ कि हम लोग जब उनसे मिले थे, उनसे ज्वाइन करने के पहले उनसे चिकित्सक लोग मिले, केवल चिकित्सकीय भाषा में उन्होंने बात किया। बाकी जो लोगों ने पूछा तो चिकित्सकीय भाषा में भी जो रेफरल ट्रांसपोर्ट और रेफरल प्रोटोकॉल एक हमारे यहाँ क्लिष्ट शब्द हुआ, उसको उन्होंने इतने सरल भाषा में बताया कि ये करने से ये चीज़ें नहीं होंगी जिसमें कि रेप पीड़िता का जो मौत हो गया था। एंड इट वाज वेरी प्रैक्टिकल। ओके। तो वो उनके पास ऐसे ही टिप सबको है जो संघर्ष करके आए हैं। उन्हें पता है कि विकास की कुंजी कहाँ है बिहार की, और सही मायने में सुशासन होगा और सही मायने में विकास होगा जो ले जाना है। और एक तरफ में मुकेश सहनी जी हैं और एक युवा जोड़ी है तेजस्वी जी के साथ, और दूसरे तरफ तेजस्वी जी के शब्दों में सरकार चला रहा है एक टायर्ड सीएम और रिटायर्ड ऑफिसर, तो थका हुआ सीएम। तो उसमें जो जैसे जैसे चीज़ें हो रही हैं देखिए आए दिन, टायर्ड सीएम एंड रिटायर्ड ऑफिसर, यही लोग चला रहे हैं सरकार। और सरकार इसलिए आईसीयू की अवस्था में है। ये एक, अब कहिए कि अभी चल क्यों रही है, सरकार तो चल रही है। तो देखिए एक व्यक्ति का एक फॉक्सवैगन खराब हो गया, वो गया गैरेज में इंजीनियर के पास, उसने उठाया तो कहा कि अरे इसमें चल कैसे, तो इंजन इसमें तो इंजन है ही नहीं। तो कहा कि चल कैसे रही थी, तो कहा कि रेपुटेशन पर चल रही थी। तो इंजन खत्म हो गया है, रेपुटेशन पर सरकार चल रही है, कब तक चलेगी। तो इसमें नीतीश जी की जो शारीरिक और मानसिक अवस्था है वो परफॉर्म करने के लायक नहीं है। एक गिरोह, जदयू का गिरोह उनको घेर करके उनसे काम करा रहा है, और सत्ता के मलाई चाटने के लोभ में भाजपा नेतृत्व उनके यहाँ नतमस्तक है और दास मानसिकता से काम कर रही है, क्योंकि सभी अपने अपने सत्ता के मलाई चाटने हैं। तो जनता देख रही है, और जब कुछ पूछने पर 20 वर्ष पहले की बात करते हैं, कोई मुद्दा इनके पास नहीं है। इन्होंने जो मुद्दा किया भी आज के देख लें, शराबबंदी असफल कानून लागू होने में इतनी दिक्कतें, उस टोटल फेलियर। हम इस पे भी आएंगे सुनील जी, लेकिन मुकेश सहनी की भी हम बात कर रहे थे, तो कि ये जो है मुकेश सहनी के साथ भी एक ट्रस्ट फैक्टर तो होगा। कब किस पाले में चले जाएंगे, देखिए नीतीश कुमार को लोग पलटू राम तो कहते हैं, लेकिन ये बात तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी पर भी तो लागू होगी ना। जिधर मौका देखेंगे उधर वो पहुँच जाएंगे। देखिए उनका मौका, व्यक्तिगत मौका अगर उनका खोजना होता तो आज वो अगर एनडीए के साथ होते तो उनको एमपी का सीट मिलता, केंद्र में मंत्री होते, बिहार में भी केंद्र मंत्री होते, और बिहार में भी उनका मंत्री होता, और आज जितना बोर्ड निगम आयोग में अपने आदमी को सेट करते होते। लेकिन नहीं, उन्होंने सत्ता को लात मारा, क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर वो राजनीति कर रहे हैं उससे गद्दारी नहीं हो सकती। निषाद आरक्षण का बात किया, और निषाद का लीजिए, निषाद का मतलब पूरे जल जीवी होते हैं, मत्स्य जीवी होते हैं, तो उनको लेके चलना है। क्योंकि देखिए सही मायने में जो विकास होता है, तो जब तक समाज के अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति तक विकास की किरणें न पहुँचे, वैसा विकास बेमानी है। मुकेश सहनी जी या एमएस फैक्टर वो व्यक्तियों को लेके चलेगा, और सही मायने में विकास होगा, सुशासन भी सही मायने में होगा। आज के समय में लॉ एंड ऑर्डर पर क्या बात कर ले, आप तो जानते हैं, जिस मोहल्ले में आप रहते हैं तो उसको तो आपको सब पता है। तो लॉ ऑर्डर की बात कर ले या किसी चीज़ की बात कर ले, तो टोटल फेलियर गवर्नमेंट, और एक ऑल्टरनेटिव, एक थका हुआ बीमार व्यक्ति जो कि लीड करने वाला है 25 से 30 में। दूसरे तरफ एक युवा जोड़ी पूरे फॉर्मूला के साथ, टिप के साथ, प्रोग्रेसिव होने के साथ एक है। तो निश्चित जनता को ये चीज़ कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? मुझे टाइप डाइकोटोमी होगी, युवा जोड़ी का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरा युवा नेता है उसके साथ एक बैगेज भी है। इसलिए आपने देखा होगा कि चुनाव में एक बार ऐसी चर्चा हुई कि लालू यादव की तस्वीर को नहीं लगाया गया था, क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे कि वो बैगेज भी आए। ठीक है, एक
MY समीकरण रहता है, तो यानी लीगेसी को तो लेंगे, बैगेज नहीं ढोना है। बैगेज क्या है, जिसका कि बार बार उदाहरण नीतीश कुमार मंचों से देते रहते हैं, यानी कि वो जंगल राज का या फिर जितने भी केसेस इन पर हुए और जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, चाराचूर तक इनको कहा जा रहा है, ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप लोग? मतलब उसका जस्टिफिकेशन कहाँ से ढूंढेंगे आप? देखिए, जस्टिफिकेशन बहुत सिंपल है। 20 वर्षों से नीतीश सरकार है। 20 वर्ष पुरानी बात करके आज का जस्टिफाई करना ये जनता को मूर्ख समझने के बराबर नहीं, है। लेकिन दैट डज नॉट निगेट व्हाट हैपेंड। और जो बैगेज है 20 years back। देखिए, 20 ईयर्स बैक की बात करें तो आरजेडी और लालू प्रसाद की उत्पत्ति हुई थी कांग्रेस के खिलाफ। आज वो कांग्रेस के साथ हैं। वो कैसे तो ये चीज़ें जो इतिहास की बात करके, अब इतिहास की बात हम लोग करेंगे और उसको लेके अभी करेंगे नहीं है। जनता इतिहास की बात से सबक लेती है। मतलब ये हुआ कि जो कुछ 20 वर्ष पहले हुआ नहीं हुआ, जनता ने सबक दे दिया, सत्ता से हटा दिया। अब उसी 20 वर्ष का राग आप अलाप रहे हैं। जनता उसको नहीं गल्प डाउन करेगी, आपको भी सत्ता से हटा देगी। जनता चाहती है प्रोग्रेस, जो गलती करेगा वो जाएगा। लेकिन प्रोग्रेस का कोई ऐसा इतिहास तो रहा नहीं है। मतलब ठीक है, आज की तारीख में आप विकास की बात कर रहे हो, आप दवा की बात कर रहे हो, आप एक्सोडस रोकने की बात कर रहे हो, आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हो, तो डज इट कनेक्ट विथ द आरजेडी? आरजेडी के तो मतलब कई लोगों कहते हैं कि आरजेडी का जिक्र आता है तो वही जंगल राज की छवि आ जाती है। बट यस, आई वुड एक्नॉलेज वन इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि भाई 2005 के बाद एक बहुत बड़ा वोटर का तबका, जो तबका है युवा है, उसने वो कालखंड नहीं देखा है। ये फॉरवर्ड थॉट प्रोसेस वाला है, इसको हैपनिंग प्लेसेस चाहिए। डज दैट ऑल्टर द पिक्चर? देखिए, 17 महीने 2 बार तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री थे। हाल के 17 महीने का बात कर ले, बहुत पुरानी बात करने से याद नहीं रहता है। इन 17 महीनों में तेजस्वी जी ने सरकार में रहकर सरकार को प्रेशराइज कर कर नौकरी के मामले में जो उन्होंने एजेंडा के रूप में उठाया था, 5 लाख नौकरियां दिलवाई दी। और आज तेजस्वी का मतलब नौकरी हो गया, ये पर्याय बन गया, ये परसेप्शन बन गया। तो ये 17 महीनों की जो अच्छा, इसके जो मतलब सर्कमस्टांसेस कैसे थे कि मुझे याद है उसके पहले तेजस्वी यादव जो बार बार जिक्र करते थे कि सरकार बनते ही जो कलम चलेगी तो तुरंत हम इतने घंटों में इतनी नौकरी बहाली करेंगे। तो फिर एक बयान आया था नीतीश कुमार का, उस वक्त का पैसा कहाँ से लाएंगे, बाबूजी के घर से देंगे, बताइए, सोचिए। इस तरीके का बयान था। लेकिन फिर मैं देखता हूँ वही ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश जी के बगल में खड़े हैं तेजस्वी यादव, जबकि मुझे लगता है कि बहुत ऐतिहासिक कदम उठाया गया था। 2 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की बहाली हुई थी। आपको लगता है कि उस वक्त तेजस्वी, हालांकि बाद में जदयू के तमाम कद्दावर नेता ये कहते आए कि भाई पूरा पॉलिसी प्रोग्राम तो सरकार की अपनी थी, नीतीश फॉरवर्ड लुकिंग थे, नीतीश का ये तो कार्य योजना थी, तो इसका श्रेय जो इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया गया इसका श्रेय नीतीश कुमार को जाता है, जदयू को जाता है। बीजेपी भी वहाँ पर क्रेडिट को लैपअप करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव के प्रेजेंस पे, चूंकि वहाँ पर वो मंच पे भी थे, तो ये मुद्दा तेजस्वी आराम से जो है नीतीश कुमार या फिर जदयू के हाथ से उठा कर लेकर उड़ गए? देखिए, जनता के बीच में, युवाओं के बीच में यह स्पष्ट है कि तेजस्वी यादव आज के दिन में नौकरी का पर्याय बन चुके हैं। अब राजनीतिक कारणों से लोग अपना वो शिकार करें, वो अपनी अलग से बात, राजनीतिक तीरंदाजी चलता रहेगा, लेकिन ये पर्याय बन चुके हैं। उन्होंने देखा है कोई मेजर उन पर घोटाले का चार्ज नहीं है। उनके 17 महीने तो पोस्टर लगा दिया गया था पटना में, भाई वो बाप चाराचूर और ये सब। ये तो मैं हालांकि मुझे लगता है दैट इज स्टूपिंग डाउन टू लो। देखिए यही तो कह रहा हूँ कि फ्रस्ट्रेशन में और हताशा में एनडीए के लोग राजनीति को किस स्तर तक ले जा रहे हैं, उस पर तो मेरी कोई टीका टिप्पणी भी बनना करना भी हमें लगता है हमारे स्टैंडर्ड से बाहर है। और आप जैसे कि देख, इसलिए कह रहे हैं, आप मुकेश सहनी जी या तेजस्वी यादव जी को, इस युवा जोड़ी को कभी भी कुछ अभ्रंश और इस तरह की बातें करते नहीं सुने होंगे। नीतीश जी ने अनेकों बार आपा खोया, शब्दों का मर्यादा भूल गए। राबड़ी देवी महिला हैं, एक सम्मानित महिला है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। जिस ढंग से उनको कहा गया, मैं उसको दोबारा रिपीट भी नहीं करना चाह सकता हूँ। और ये युवा जोड़ी, विधानसभा में भी जो बयान आया था उसके बाद फिर उन्होंने हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगी थी। मैं तो उस वक्त विधानसभा में मौजूद था। वो गैर ज़रूरी था और मुझे लगता है इट वाज वेरी अनलाइक नीतीश कुमार एट दैट स्टेज। या फिर और भी हाल में पब्लिक डोमेन में हमने देखा कि भाई महिला को वहाँ पर स्टेज पर किस तरीके से हाथ पकड़ करके उसको घुमा रहे हैं, अपने अधिकारी के माथे पर वो गमला रख दे रहे हैं। अब जो है राष्ट्रगान के बीच वो टहलने निकल जाते हैं। तो ऐसी हरकतें तो मुझे लगता है कि जाहिर तौर पर एक मैसेज गलत जा रहा है उसमें। लेकिन
ये सब जितनी भी हरकतें हो रही हैं, आपको लगता है कि ये बूमरैंग कर सकता है एनडीए के लिए? देखिए, बुमरैंग कर सकता नहीं, कर रहा है। आज के दिन में नीतीश जी के हरकतों के कारण पूरे हिंदुस्तान में बिहारियों को हंसी का पात्र समझा जाता है। ये देखो, इसका ये मुख्यमंत्री ऐसा करता है, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री ने ही नाम दिलवाया, वही बदनाम करवा रहे हैं और हम हंसी के पात्र हैं उनके हरकतों से। उस हरकत का कोई भी किसी तरह का कोई लॉजिक नहीं हो सकता, जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता उसका। वो हरकतें हो रही हैं, ये इस बात का द्योतक है कि उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उनको समय रहते रिटायरमेंट अगर ले लेंगे थोड़ा सा और डीप डाइव करके आपको पता है तो फिर भाजपा के लिए इतना क्या मजबूरी है कि ढो रही है एक तरीके से भाजपा? आपको लग रहा है कि 2015 का जो नतीजा हुआ था वही डर सता रहा है इनको? देखिए, मैंने कहा ना, नीतीश कुमार जी एक राजनीति में, जैसे भजन लाल ने दल बदल संस्कृति लाया था, बहुत पुराना, नीतीश जी सोच संस्कृति लाए हैं। आपने सोच जानवर गंगा में देखा है? हर कुछ देर के बाद पलट जाता है, फ्रेश वाटर डॉल्फिन। हाँ, तो इनको पलटने की जो चीजें हैं ना, इस डर से भाजपा कहीं पलट के वहां नहीं चल जाए, इस डर से दास मानसिकता के साथ सत्ता की मलाई चाटने के लिए उनके साथ चिपकी पड़ी है। वो भी जानते हैं कि इनकी स्थिति ठीक नहीं है। अब गवर्नेंस के लिए 4 जो उनके कोटरी हैं वो घेरे हुए हैं। और इसी कारण से मैं कह रहा था, अब जो फिर मैं आ गया कि एमएस फैक्टर या मुकेश सहनी फैक्टर क्यों महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार जी का राजनीतिक दबदबा, उनके साथ अति पिछड़ा लोगों का वोट था, वो अति पिछड़ा वोट का पूरे वो उसमें साथ था, उनके साथ गोलबंद थे। लेकिन इनकी स्थिति के बाद अति पिछड़ा समाज एक ऑल्टरनेटिव देख रहा है, और वो अल्टरनेटिव अति पिछड़ा का बेटा ही दे सकता है, जो कि मुकेश सहनी है। और तभी मुकेश सहनी, जो मुझे लगता है कि वो एक्सेप्टेबल इस खेमे में भी, एक्सेप्टेबल उस खेमे में भी, क्योंकि वो केवल निषाद समाज के 9.65% नहीं है। आपको लगता है इससे इनकी बार्गेनिंग बेहतर होती है? देखिए, बार्गेनिंग के बाद देखिए उनको कहने बार्गेनिंग तो करेंगे नहीं, अगर बार्गेनिंग मेंटेलिटी, देखिए अपने समाज का और अपने समाज के हितों की रक्षा करना बार्गेनिंग नहीं है। गरीबों को रक्षा करना, अपना हित की, अगर मुख्यमंत्री तो पहले ही बोल दिया कि अपने हित की बात अगर होती वैसे, तो मैं तो कहा ना, वो मंत्री पद को क्यों लात मारते? एनडीए के साथ रहते, एमपी भी होता, केंद्रीय मंत्री भी होते, और हम यहाँ सरकार में भी रहते। लेकिन नहीं, हम अपने जो एम है, एम से भटक नहीं सकते हैं। और इनके पास दायित्व, वही तो मैंने कहा, अति पिछड़ा का नेतृत्व तो है ही, और निषाद समाज का नेतृत्व है ही। तो इनके पास कितनी परसेंटेज वोट का ट्रांसफरिंग कैपेसिटी आप कल्पना कर सकते हैं। और इनके पास, मैंने कहा, संघर्ष करके आए हैं, तो इनके पास सारे एक्सपीरियंस हैं कि बिहार को विकसित करने के लिए टिप्स एंड फॉर्मूलेज हैं। तो निश्चित ही जनता देख रही है। ये ठीक है, इनकी मॉडेस्टी है, और ये आपने कहा ये सीट और वो सीट। देखिए, जब कोई घटक दल का शीर्ष नेतृत्व अक्रॉस द टेबल बैठता है, तो अपने पासे रखता है कि हमें अमुक सीटें चाहिए, क्योंकि अमुक सीट पर हमारा दावा इस कारण बनता है। लेकिन एक भाईचारा के एटमॉस्फेयर में बात होती है, और सीटें फिर फरियाती है, तो भाईचारा का एटमॉस्फेयर है महागठबंधन में। तो इस सीट का नंबर बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। भाईचारा पर तो फिर लंबी चर्चा हो जाएगी। आप देख रहे हैं ना कि राहुल गांधी आ रहे हैं और एकला चलो की राह पर ऑलमोस्ट चल रहे हैं। कन्हैया कुमार की पद यात्रा किस तरीके से हो रही है, बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल तो है नहीं राजद को। खैर, इसको किसी और दिन भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस चुनाव में एक सेकंड जवाब दे दें। देखिए, कुछ भी हो जाए, राहुल गांधी एक दूसरे घटक दल का रास्ता नहीं काटते हैं। मांझी जी चिराग पासवान के खिलाफ लड़ते हैं, वैसा नहीं करते, वो अपना काम करते हैं। रास्ता काटने का काम एनडीए में होता है। एक महत्वपूर्ण मैं देख रहा हूं कि इस चुनाव में फैक्टर चिराग पासवान फैक्टर हो रहा है। अभी आरा में जो रैली थी, हम 243 सीटों पर ये कर रहे हैं। अब उनकी पार्टी के अंदर से ये मांग उठ रही है कि भाजपा को चाहिए कि चिराग पासवान को आगे कर दे और मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के रूप में घोषित करे। आपको लगता है कि जब नीतीश का स्वास्थ्य लगातार गिरता चला जा रहा है, भाजपा ऐसा करेगी कि चिराग पासवान को, कद तो है चिराग पासवान का, बार बार चिराग पासवान खुद को मोदी का हनुमान भी बताते रहे थे, और वही मोदी जी वॉज लुकिंग द अदर वे, इनकी पार्टी भी उस बीच टूटी। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने, कहते हैं, राजनीतिक परिपक्वता का एक तरीके से परिचय दिया, अपना हौसला नहीं खोया चिराग पासवान ने। पार्टी पूरी तरह से टूट गई थी, बार बार कोशिश हो रही थी किसी तरह से चाचा को मना लिया जाए, और अंततः अब हम देखते हैं कि भाजपा ने जो है किस तरीके से चिराग पासवान को वो पोजीशनिंग दे दी, पार्टी भी एकजुट हो गई, और अब चाचा को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। तो क्या लग रहा है आपको 2025 के चुनाव में चिराग पासवान फैक्टर एक बड़ा फैक्टर बन करके इमर्ज करेगा और भाजपा शायद अपना दाव इन पर लगा सकती है?
देखिए, हमें नहीं लगता है। चिराग पासवान एक टैलेंटेड युवा हैं, इससे मैं यकीन रखता हूँ। उनके पास भी वोट ट्रांसफरिंग कैपेसिटी है, इससे मैं यकीन रखता हूँ। लेकिन चिराग पासवान के साथ अन्याय किया एनडीए वालों ने, क्योंकि आप देखेंगे कि चिराग पासवान के पास एमपी की संख्या कितनी है, मिला एक केंद्रीय मंत्री। जीतन राम मांझी के पास एक ही स्ट्राइक 100% था, 100% स्ट्राइक रेट, फिर भी मिला एक केंद्रीय मंत्री बने। और जीतन राम मांझी का एक जीते और वो केंद्रीय मंत्री बने, और उनको पुत्र को राज्य में के मंत्री बनाया गया। तो उनको मिलना और उनका सक्सेस में ये एकदम लॉपसाइडेड है। इसलिए भाजपा का क्या मापदंड होता है नहीं जानते हैं। चिराग पासवान के साथ कभी भी उन्होंने फेयर डील नहीं किया। चिराग पासवान अपने आप को हनुमान, ये आप इसलिए बोल रहे हैं कि आप अभी शायद उम्मीद संजोए हुए हैं कि आपके खेमे में आ जाएं चिराग पासवान, तब तो आपका पलड़ा जो है वो भारी हो सकता है। देखिए, अभी आप चर्चा कर रहे हैं राजनीति पर, तो मैं अपनी राजनीति में अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ। चिराग पासवान जी को फेयर डील नहीं मिला। चिराग पासवान जी के साथ जो बोर्ड निगम का हुआ, उसमें भी उनको बहुत कम छोटा शेयर मिला। इसलिए उनके साथ एनडीए ने नाजायज किया है और कभी भी उनको प्रोजेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर इधर युवा जोड़ी है महागठबंधन में, तेजस्वी और मुकेश सहनी का, और इधर भी अगर युवा आ जाए तो चिराग पासवान को अगर नेता प्रोजेक्ट कर दे सीएम फेस, अगर एनडीए, तो ये दिलचस्प हो जाएगा चुनाव, रोचक हो जाएगा चुनाव, और तब भी हम सत्ता में आएंगे, लेकिन रेजर थिन मेजॉरिटी से आएंगे। लेकिन नीतीश जी पर दाव एक्नॉलेज कर रहे हैं कि बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर चिराग नहीं, ये मैं ये कह रहा हूँ कि अभी के परिप्रेक्ष्य में ये है नहीं, ये बैगेज हैं। नीतीश जी बीजेपी के लिए गले का कांटा है, मछली का कांटा अटक गया उनके, वो निगलते बनता है ना उगलते बनता है। छोड़ देंगे तो तेजस्वी के पास चले जाएंगे, ये डर सता रहा है। और उसको अगर लेके चलते हैं सीएम फेस, तो उनको एंटी इनकम्बेंसी है। उनके द्वारा मैंने कहा ना कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें उनको लेके बैठ जाएंगी। स्मार्ट मीटर लेके बैठ जाएगा। स्मार्ट मीटर जन जन तक दे दिया, प्रीपेड फैसिलिटी है। हर लोग को ऐप पर देखना नहीं आता है, ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते हैं, सबकी बिजली आप काट देते हैं गर्मी के दिन में, अस्पताल तक का बिजली काट देते हैं। इनह्यूमन, हे राम तेरे वास्ते दुनिया एक समान। तो ये चीज़ें हैं, मैं एक एग्जाम्पल दिया, चूँकि वो मुद्दा नहीं है, ऐसे अनेकों मुद्दे हैं जो कि उनको बर्बाद करने के लिए काफ़ी है, और उनका जो शो करने के लिए काफ़ी है कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, और उनको इन्होंने लीडर दे दिया। और जनता चूज कर रही है इधर और इधर, युवा जोश। दिस इज हाई टाइम जो नीतीश को सक्सेसर डिक्लेयर कर देना चाहिए था। लालू जी ने तो कर ही दिया, और ये तो मैं देखता हूँ खास करके क्षेत्रीय दलों में, आप सक्सेसर अगर घोषित नहीं करते हो तो पार्टी जो एक तरीके से समाप्ति की ओर चली जाती है। बहन मायावती के साथ क्या हो रहा है, या फिर टीएमसी के बारे में जो कयास लगाया जा रहा है, बीजू जनता दल का आप जिक्र ले लें। लेकिन यहाँ पर देखिए, इन्होंने नीतीश कुमार ने दाव तो बहुत पर खेला, प्रशांत किशोर पर भी खेला था, आरसीपी पर भी खेला था, लेकिन बात बनी नहीं। अंत में आज प्रशांत किशोर कहाँ है, आरसीपी भी जाकर के प्रशांत किशोर के साथ मिल गए हैं। तो क्या है, नीतीश कुमार के साथ आप भी काफ़ी क्लोज रहे, नीतीश कुमार के साथ ऐसा क्या है कि कुछ वक्त तक विश्वास दिखाते हैं किसी में, उसके बाद फिर मोह भंग हो जाता है उनका, और यही कारण, एक बड़ा कारण है कि अभी तक कोई जदयू में सक्सेसर नहीं हुआ। ऐसी स्थिति अगर रही और नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ऐसे ही गिरता रहा, तो आई एम एबल टू फोरसी कि भाई फिर तो पार्टी में टूट ही होगी इनवाइटिवली। देखिए, सक्सेसर तो तब होता है जबकि कोई व्यक्ति माने कि मेरी स्थिति, अब मैं वृद्ध हो रहा हूँ, अब मेरी स्थिति अब परफॉर्म करने का नहीं है। इन्हें एक मनोवैज्ञानिक समस्या है, डिनाइल। ये डिनाइल मोड में है। इनको ये पता ही नहीं चल रहा है कि उस लायक, शासन करने लायक वो नहीं है। जब वो उन्हें पता ही नहीं चलेगा सक्सेसर, वो ढूंढेंगे नहीं। और जहाँ तक एक और समस्या है कि कुर्सी कुमार जो है ना, वो कुर्सी कुमार जो है, कुछ तस्वीरें मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ, उनके बेटे निशांत का ऑल ऑफ सडन पब्लिक डोमेन में आना, वक्तव्य देना, पिताजी के पक्ष में ही बयान देना, या फिर जो जदयू के दूसरे कद्दावर नेता हैं उनके कांधे पे एक तरीके से ऐसे हाथ रख करके तस्वीरें आई थी, कुछ आपको अगर स्मरण हो तो ये आपको क्या लग रहा है कि निशांत को साइलेंटली धीरे धीरे पब्लिक डोमेन में लाओ, एक परसेप्शन बिल्डअप हो, तो वो सक्सेसर के रूप में इमर्ज कर सकते हैं? लेकिन निशांत वहाँ पर तो फिर तब वो ये बात हो जाएगी ना कि जिस परिवारवाद के खिलाफ नीतीश कुमार इतने मुखर रहे हैं, तो वो फिर उसको जस्टिफिकेशन कहाँ से मिलेगा? लेकिन निशांत जी का जितना एक्सपोजर है, उस पर अभी के समय में सक्सेसर के रूप में उन पर कमेंट करना काफ़ी प्रीमेच्योर है। अभी उनका एक्सपोजर बहुत नहीं है। सक्सेसर उनको बनाए, सक्सेसर ही किन्हीं को नहीं बनेंगे। देखिए, आप जो अभी कहे प्रशांत किशोर को क्यों हटाया, आरसीपी को क्यों हटाया, नीतीश जी एक इंद्र फैक्टर से भी ग्रसित है, मनोवैज्ञानिक समस्या है।
कोई पहले के ज़माने में इंद्र भगवान के ज़माने में कोई पूजा करता था, यज्ञ करता था, तो इंद्र भगवान को लगता था कि मेरी गद्दी ले लेगा। अच्छा। और उसको काटने में लग जाते थे। तो प्रशांत किशोर उसी सिंड्रोम में, इंद्र सिंड्रोम में उनको बाहर किया गया। आरसीपी से भी उनको खतरा वो बाहर किया गया। तो ये जो खतरा, कोई ठीक अगर इतना बोलिएगा तो बेटे से भी खतरा उनको लगने लगेगा, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक समस्या है। वो अगर वास्तव में जान लें कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है, समय पर रिटायरमेंट ले लें, तो जितना काम शिवपूजन जी, नीतीश जी ने किया है, उनके नाम का पुल, पुलिया, सड़क, यूनिवर्सिटी, अस्पताल, कॉलेज सब रहेगा। उससे बड़ा नेता कोई बिहार में रहेगा नहीं। लेकिन वो अपना किया कराया अपने गुड़गोबर कर रहे हैं। इतनी डिबेट करने का हम लोग को जरूरत पड़ रहा है। जो उनके सुशासन बाबू के छवि से प्रभावित होकर मैं एक रीजनेबली बिजी डॉक्टर राजनीति में गया, उनसे प्रभावित होकर गया, इतने वर्षों तक रहा, उनका प्रवक्ता रहा, लेकिन ये कोई मानने को तैयार न हो। एक चीज़ थोड़ा सा मैं पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब आपसे, कई बार इच्छा हुई कि पूछे कि देखिए पलटी मार वाला किस्सा तो बहुत पुराना रहा है। मैं देखता था प्रवक्ता के रूप में, जब ये चले गए महागठबंधन में तब भी आप जस्टिफाई कर रहे हैं, फिर जब एनडीए के पाले में आ गए फिर जस्टिफाई कर रहे हैं। ये कितना मुश्किल होता था आप लोगों के लिए? देखिए मुश्किल में सडन कहते हैं ना कि एकदम 180 डिग्री शिफ्ट कर देना। हाँ, मुश्किल होता था, लेकिन एक बात उसमें रहता था कि नीतीश जी के डेवलपमेंट के एजेंडे से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। अपने इश्यूज़ का, कि क्राइम हो, कम्युनलिज्म हो, करप्शन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। ये तब थे जब वो ड्राइविंग सीट में थे। अब वो एनडीए के लिए बैगेज है, परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उनकी बातें चल नहीं रही है। सारा जो लॉ एंड ऑर्डर चला गया गॉन फॉर ए सिक्स। डेवलपमेंट वर्क, वही जो मैंने कहा कि रेपुटेशन पर चल रही है गाड़ी, पहले का वो चल रहा है। तो जनता को ने कुछ बात बोलने पर उनको वो तुनक जाते हैं। शब्दों की मर्यादा के लिए नीतीश जी माने जाते थे। नीतीश जी का मैं आप बता दूं, कोई व्यक्ति पहले का ये नहीं कह सकता है, कितना भी नाराज होंगे, वो व्यक्ति का एक भी शब्द नपातुला होता था। और हाल के दिनों में आप देख रहे हैं कैसे कैसे बातें, तो वक्तव्य आज देते हैं और जब देखते हैं कि हर तरफ वो वायरल हो रहा है, तो भाई पत्रकारों के सामने आकर के हाथ जोड़ करके माफी भी मांगते हैं। आपको याद होगा ना वो बयान जो विधानसभा में दिया, विधानसभा में दिया, स्तब्ध रह गए। बताइए क्या कह रहे हैं? बताइए वो क्या बयान था। और वो बयान अभी हाल के दिनों में राबड़ी देवी जी पूर्व मुख्यमंत्री है, उनके बारे में इतने खराब एड्रेसल किया गया कि नीतीश जी वो नीतीश जी हो ही नहीं सकते। नीतीश जी शालीनता के लिए, देखिए किसी और से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ ऐसे बोला जाए, नीतीश जी से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और ऐसे शब्द का प्रयोग हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो दया, कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ हो रहा है। तो गड़बड़ है। जाते जाते डॉक्टर सुनील साहब, हम एक फैक्टर पर और चर्चा करना चाहते हैं, प्रशांत किशोर फैक्टर। यू कैन नॉट राइट हिम ऑफ। खास करके जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि एग्रेसिव कैंपेन हो रहा है, 1 to 1 पीपल कनेक्ट हो रहा है, जो मुद्दे वो उठा रहे हैं, तो यू एक्सेप्ट कि वो बहुत कारगर भूमिका में इस बार होंगे। सरकार बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। यू कंसिडर कि ही विल बी अ स्पॉइल स्पोर्ट, क्योंकि उपचुनाव में तो उन्होंने साबित कर दिया था, तकरीबन 10% के आसपास का वोट शेयर लेकर के ही प्रूव टू बी अ बिग स्पॉइल स्पोर्ट फॉर महागठबंधन। देखिए वोट कटवा, स्पॉइल स्पोर्ट तो आप कह रहे हैं, वोट कटवा का लेबल राजनीति में नकारात्मक होता है, तो वही वोट कटवा बन के रहेंगे। और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, मार्केटिंग करते आए हैं, चर्चा हम लोग करेंगे, उनकी चर्चा होगी, लेकिन चर्चा के साथ साथ कोई उनको वोट नहीं देगा कि जानता है कि इनको वोट देना मतलब वोट की बर्बादी है। इसलिए कोई मेजर डेंट बिहार के पॉलिटिक्स में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वो नहीं कर पाएंगे। वो चर्चा का विषय बन करते भी हैं तो किसको ज़्यादा आपको करता हुआ नजर आ रहे हैं? एनडीए को डेंट पहुंचाएंगे या फिर महागठबंधन को? एनडीए को डेंट पहुंचाएंगे। एनडीए को डेंट पहुंचाएंगे। इसलिए क्योंकि एनडीए का जो कोर वोट बैंक है वो थोड़ा सा मतलब उसका थॉट प्रोसेस एक अलग है, इसलिए आपको लगता है वो माइग्रेट करेंगे प्रशांत किशोर की ओर? देखिए अब बिहार में राजनीति का एक मतलब कास्ट फैक्टर होता है, तो जात फैक्टर जो होता है, तो वो अगर जात के लोग को कुछ खींच लेंगे तो जात का वोट किसका जाएगा? एनडीए का वोट जाएगा ज़्यादातर। बाकी तो जिस तरह का जो स्पॉइल्स होता है, नॉलेज आप करेंगे ना कि देखिए सीट बंटवारे में बात बन जाती है जब, तो उसके बाद फिर टिकट बंटवारा का मुद्दा होगा, तो डिसग्रंटल्ड एलिमेंट दोनों ही तरफ से वो प्रशांत किशोर का रुख करेंगे। और ये डिसग्रंटल्ड एलिमेंट हर वक्त क्या होता है, बड़ा डेंट पहुंचाते हैं, बहुत ज़बरदस्त डेंट पहुंचाते हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि अगर डिसग्रंटल्ड एलिमेंट महागठबंधन में ज़्यादा हैं, क्योंकि महागठबंधन में सीट बंटवारा एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाला है लालू प्रसाद यादव के लिए, तो आपको नहीं लगता है कि उस इवेंचुअलिटी में ज़्यादा डेंट महागठबंधन को पड़ सकता है?
डिसग्रंटल्ड एलिमेंट दोनों खेमे में होंगे और दोनों के डिसग्रंटल्ड एलिमेंट को टिकट प्रशांत की जोर से मिलेगा और दोनों ही कुछ ना कुछ डेंट करेंगे और अपने अपने पेरेंट पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे। ओके। लेकिन वो ऑलमोस्ट हमसे अगर पूछेगा तो हमें लगेगा कि दोनों में इक्वल है, बराबरी है, और अगर बराबरी में कुछ वोट काटेंगे तो वो वोट काटेंगे एनडीए को ज़्यादा काटेंगे। चलिए डॉक्टर सुनील साहब, आप हमारे Thank you, स्टूडियो में thank you, आए, धन्यवाद। और बहुत मतलब ज़बरदस्त डिस्कशन आपके साथ हो, और हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी, अब जैसे देखिए राजनीति हर दिन करवट ले रही है बिहार की, तो हम अलग अलग जो समसामयिक विषय होंगे उस पर हम आपसे चर्चा जारी रखेंगे। तो मित्रों, आज की इस चर्चा में बस इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे एक ही आग्रह करेंगे कि चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो अभी करें, और अपने मित्रों को भी कहें, क्योंकि सबसे सटीक विश्लेषण आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलना है। दूसरी अहम बात कि आपके जो सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। आपके अगर कोई प्रश्न होते हैं, क्योंकि हम यहाँ लगातार पॉलिटिकल एनालिस्ट को बुलाते हैं, बहुत सीनियर लेवल के पत्रकार को बुलाते हैं, हम स्पोक्सपर्सन को बुलाते हैं, और आने वाले वक्त में आप देखें कि बिहार की राजनीति के जितने भी दिग्गज हैं, कम से कम बिहार चुनाव तक हम उसको यहाँ पर लाएंगे, उनको मंच देंगे और उनसे हम आपके सवाल को रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।